तो ऑफ यू, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हमने ये देखा था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अभी तो हमने थ्योरी पढ़ा था। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, किस तरीके के वाउचर वो दिखते हैं। फिर उसको फिर हम भर के भी देखेंगे सभी को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको पीओ, अगर आपको पीओ देना है किसी को, तो आप परचेज ऑर्डर किसी को भेजोगे। मेरे को कुछ सामान खरीदना है, बिजनेस मेक्स एन ऑर्डर फ्रॉम अनदर बिजनेस फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द सप्लायर ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। इट स्पेसिफाई पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी डेट्स, आइटम आइडेंटिफिकेशन। ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है ना, अगर आपको किसी से सामान खरीदना है तो आप उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देते हो। ये डॉक्यूमेंट कौन दे रहा है ये कैसे पता चलेगा? अगर मेरे को सिर्फ डॉक्यूमेंट देख करके पहचान हो जाए, तो डॉक्यूमेंट देख करके पहचान ऐसे हो जाएगी कि जो ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम बेसिकली उस पर्सन का नाम होगा जिसका ये जिसका ये वाउचर है। तो इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट कौन भेज रहा है? पीक्यूआरएस। पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है जो कुछ सामान खरीदना चाहती है, तो वो किसी को ऑर्डर दे दिए, तो वो डिटेल यहाँ पे लिखेगी कि भाई, जैसे मैं से थोड़ा सा पढ़ा तो ये ना, जैसे अच्छा इसमें लूंगी, ठीक है कोई नहीं। देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर लिखा जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान का नाम जिसको नाम भेजा जा रहा है। यहाँ पर पीओ नंबर आ जाएगा। परचेज, देखो ये परचेज ऑर्डर है तो इसमें नंबर आएगा ना, कि जैसे 01, इसका पहला ऑर्डर भेज रहे हैं तो पहला नंबर आ गया, डेट आ गई यहाँ पे, फिर नीचे कब भेज रहे हैं, ये सारी डिटेल भेज दी जाएगी। यहाँ पर आता है कि जैसे लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है कोटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटेशन नंबर। तो कोटेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को माल मंगा रहे हो सकता है आपने कोटेशन के किसी कोटेशन के अगेंस्ट मंगा रहे हो ये ऑर्डर, तो आप यहाँ पे लिंक कर देते हो कि भाई 42 जो कोटेशन नंबर आपने मुझे दी थी, जिसका कोटेशन नंबर 42 था, उसके अगेंस्ट में माल मंगा रहा हूँ आपसे। जिससे कि वो सामने वाला जब माल भेजेगा तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन में भेजेगा जो उसने मुझे कोट करी थी। करेक्ट है? तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि भाई क्या क्या माल मंगाया गया, कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट का, कितने रेट का, ये सारी चीज लिख करके साइन कर करके हम किसी को ऑर्डर दे देंगे। तो ये तो हमारा क्या हुआ, परचेज ऑर्डर। मतलब किसी कंपनी से खास कोई डिस्काउंट वगैरह है कुछ तो मिलता होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो अगर अगर डिस्काउंट वगैरह की बात है तो वो कोटेशन वाले ने बताया होगा ना उसमें, जो कोटेशन वाले ने बोला होगा वो ये मिलेगा, जो कोटेशन में होगा। और अगर कोटेशन नहीं है तो वो तो बात की बात है, डिस्काउंट हम कितना लेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये भेज रहे हैं कि हमें इतना माल चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है चालान। फिर जब क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसको माल भी ये ऑर्डर हमने किसको दिया था, एसके वाई जेड, मतलब पीक्यूआर ने दिया था किसको ऑर्डर, एक्स वाई जेड लिमिटेड को ऑर्डर दिया था। तो वो जब अपने स्टोर से माल निकालेगा, तो स्टोर वाले डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं बनाता। जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो ये माल का प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर वो क्या लिखेगा देखो, इस चालान का एक सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंटेड होगा। हो सकता है कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 101 है, तो इसका नंबर है। अब ये चालान किस ऑर्डर के अगेंस्ट वापस जा रहा है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है, वो यहाँ पे लिखा होगा। क्या था वो, 001 हमने बनाया था ना, 1। तो यहाँ पे लिंक कर दिया जाएगा कि ये जो माल है वो इस चालान के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है। डेट भी लिख, यहाँ पे ऑर्डर डेट आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चालान की डेट। और यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे कि आखिर किसको जा रहा है, पीक्यूआर। ठीक है, और जो माल जा रहा है सिर्फ वो लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। देख लो, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी है, इसके अलावा अमाउंट का कोई पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब है सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा इसमें कि वो कितने का माल है। तो चालान का मतलब ये होता है, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट को नहीं पता कि वो कितने का माल बेचेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्या रेट लगाए हुए हैं। ये क्योंकि डॉक्यूमेंट बना कौन रहा है, प्रैक्टिकल देखें तो ये स्टोर डिपार्टमेंट बना रहा है। तो स्टोर डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं है कि कितने का माल बिकेगा। सेल्स की अमाउंट जो है वो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता होगी। तो उन्होंने, उनका काम जो था उन्होंने करके यहाँ पे साइन सुइन करके और उसे भेज देंगे। तो ये तो हुआ आपका चालान। नेक्स्ट देखो, अब जैसे राजीव रोडवेज लेके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, राजीव रोडवेज। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने राजीव रोडवेज को बोला कि हमारा माल पहुंचा देना। तो इसमें दो लोग होंगे, एक होगा कंसाइनर जिसका माल लेके जा रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। कंसाइनी जिसके लिए लेके जा रहा है, पीक्यूआर।
तो यहाँ पे क्या लिख देगा, XYZ लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा PQR। ठीक है, इन दोनों का नाम लिख करके यहाँ पे इसका डिटेल आ रहा होगा, कंसाइनमेंट नोट नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे C12 ऐसे करके कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो भी गुड्स जा रहे हैं वो सारे गुड्स यहाँ पर आ जाएंगे, कितने कितने क्वांटिटी, कितने कितने, और उसके क्या चार्जेस उसने लगाए, उसके बाद यहाँ पे कितना फ्रेट चार्जेस लगाया वो लिख करके भेज दिया जाएगा। तो ये तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट है आपका GRN। GRN बेसिकली क्या होता है, गुड्स रिसीव नोट। जब हमारा पर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ये जो माल, जो इनका क्वेश्चन है कि जो फ्रेट है, वो फ्रेट कौन देगा, वो वो कोई भी दे सकता है। आप अगर सेलर जो माल भेज रहा है, अगर उसने पे कर दिया तो ठीक, नहीं तो टू पे लिखा हुआ अगर उसमें आया तो परचेजर पे करेगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि जो कंसाइनमेंट, हाँ मतलब हमारे मेरे और परचेजर के भी, मैंने उसे बोल दिया है अगर परचेजर को कि भाई मैं माल भिजवा रहा हूँ, पेमेंट आप कर देना, तो पेमेंट वो वहां से कर देगा जब उसे वो कंसाइनमेंट दे देगा। करेक्ट है, और अगर सेलर ने बोला कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो पेमेंट करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका GRN। GRN कौन बनाएगा यहाँ पर, ये कौन बनाएगा, PQR। PQR ही तो बनाएगा, क्योंकि उसको माल रिसीव हो रहा है। तो वो यहाँ पे लिखेगा कि भाई सप्लायर कौन है, XYZ। XYZ से माल आया, ये माल आया, ये माल आया, इस डेट पे ये माल आया है, और इसका भी एक GRN नंबर होगा। जैसे कि GRN नंबर हुआ GR004, ऐसे करके इसका इसका भी सीरियल नंबर होगा, ये भी एक बुकलेट होगी जिस जो छपी होगी। ये कौन बना रहा होगा, ये एक PQR लिमिटेड का स्टोर डिपार्टमेंट, जहाँ पे माल उतरा होगा, वो ये सारा का सारा लोड करा रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कितना माल आया, फिजिकली चेक कर करके उनको यहाँ पे रिसीव बाय साइन करेगा अपना, जिसने रिसीव करा, और जिसने चेक करा हमारे मतलब PQR लिमिटेड के, वो साइन करेगा। और इसकी 3 कॉपी होगी, ये ओरिजिनल कॉपी तो सामने वाले को जो आपके पास है, जिससे आपने ये माल रिसीव करा उसे दे देंगे, और बाकी तो 2 कॉपी होगी, एक स्टोर डिपार्टमेंट में दे देंगे और अकाउंट डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा देखें। नेक्स्ट है आपका बिल। फिर आपका बिल बनेगा, जब आपका ये बिल बनेगा तो बिल बनाएगा XYZ। XYZ लिमिटेड बिल बनाएगा, तो यहाँ पे PQR लिख देगा और यहाँ पे बिल नंबर लिख देगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल नंबर। अब बिल नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, INV। अब ये जो सेलर है, ये सभी चीजों को इस बिल से कनेक्ट करेगा कि ये जो बिल बन रहा है, ये बिल बन रहा है इस तारीख में। करेक्ट है ना, ये बिल जो बन रहा है वो इस चालान के अगेंस्ट बन रहा है, चालान नंबर उसने चालान भेजा था, और ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट बन रहा है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी कि कल के दिन कल भी कोई कोई भी डिस्प्यूट ना हो सके, और क्लियरली उसे समझ में आए कि जो बिल बनाया है मैंने, जो बिल भेजा है, ये इस चालान और इस ऑर्डर के अगेंस्ट बना के भेजा है। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए इसमें कुछ माल वापस ही हुआ था तो क्रेडिट नोट नंबर भी लिख देगा। करेक्ट है ना। दूसरा, अब इसमें क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट लिख करके हम यहाँ पे साइन कर देंगे। नहीं, जो वापिस हो इसमें नहीं आएगा। ये होता है कैश मेमो। कैश मेमो में सिर्फ कैश के बिल कटते हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे अगर अपनी लोकल मार्केट में, तो जो लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहां पे नाम से बिल नहीं कटते। अब आपसे कोई ना पूछा जाता है, हर कोई आया कि सामान लाओ, ये वो है, ये भी बिजनेसमैन अपने बिल बना रहा है, लेकिन वो बिल जो पहला वाला बिल था उसमें क्या था, माल भेजा गया उधार में। करेक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के भी प्रोसेस के बेस में। ये वाले कैश में वो करते हैं उन उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे सामान खरीदने वाला कौन है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर उधार में कोई ना सामान खरीदता है, वो आया उसने पेमेंट करी, हमने सामान दे दिया। करेक्ट है ना, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कैश मेमो की इससे पता चलता है ये कैश के बिल है सारे के सारे। मैं डिस्क्रिप्शन दी और बिल काटा उसे दे दिया, तो दिस इज कैश मेमो। ठीक है ना, वो वाले बिल जो होते हैं, वो इनवाइस वाले बिल, वो हमेशा ट्रेडिंग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने किसी ऐसे सामान किसी ऐसे बंदे को बेचा जिसे आप उधार में सामान बेचते रहते हो। हाँ, हाँ बिल्कुल, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता हूँ। ठीक है, एक होता है डेबिट नोट। मैंने आपको बताया था कि अगर माल वापस हो रहा है, तो माल वापस होने के टाइम पे आपको एक वाउचर बना के भेजना पड़ता है कि मैं माल वापस क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि हमने रिटर्न करा, रिटर्न ऑफ 15 kg शुगर रिसीव डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में खराब हो गए शुगर, 50 किलो हमने खरीदा था और उसमें खराब हो गया वो, तो उसे वापस कर रहे हैं, तो एक नोट बना के भेजना जरूरी है। डेबिट नोट का मतलब ऐसा समझना कि डेबिट का मतलब क्या होता है कि मैं आपको इतना पैसा
आपको इतना पैसा नहीं दूंगा। मतलब मैं आपके अकाउंट में इतना डेबिट डाल रहा हूँ, मतलब मैं इतना पैसा आपसे लूंगा वापस। करेक्ट है ना भाई? परचेजर ने कोई सामान खरीदा 1 लाख का, अब अभी कंपनी, अभी परचेजर को कितना पैसा देना है? 1 लाख रुपए। तो अपनी बुक में वो क्या दिखाएगा? इसका क्रेडिट, कि मेरी तरफ एक क्रेडिट, 1 लाख रुपए क्रेडिट दिख रहा है। तो अब मुझे मान लीजिए 10,000 का माल वापस भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अकाउंट को, हमने सेलर के अकाउंट को क्या करूंगा? 10,000 रुपए से डेबिट कर दूंगा। तो डेबिट करूंगा तो इसका क्रेडिट 90,000 बचेगा ना। तो इसका मतलब है, मैं ये डेबिट नोट का मतलब है कि मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि मैं आपका माल वापस कर रहा हूँ। राइट, इसलिए वो एक नोट बना के भेजा। अब नोट का नाम क्यों है नोट? मतलब ये नोट पढ़ लीजिएगा, इस वजह से डेबिट कर रहा हूँ मैं आपके अकाउंट। तो इससे याद रखिएगा। ठीक है। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, माल वापस करा या आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करा, सबके लिए डेबिट नोट बनता है। हो सकता है परचेजर जो है वो इंटरेस्ट कुछ चार्ज कर रहा है, कोई भी चीज रीजन है, वो यहाँ से डेबिट नोट बना सकते। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर। क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। जो सेलर है वो क्रेडिट नोट बनाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके वो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है कि मैं इतना पैसा आपको वापस कर दूं। नेक्स्ट है मनी रिसिप्ट। अब ये मनी रिसिप्ट कौन बनाएगा? मनी रिसिप्ट बनाएगा कौन? सेलर। सेलर बोलेगा कि मैंने इतना पैसा रिसीव करा। अब अगर जब डेबिट नोट बनेगा उस टाइम सेलर पक्का क्रेडिट नोट भी बनाएगा। हाँ हाँ, अपने यहाँ जब रिकॉर्ड, अपने यहाँ तो रिकॉर्ड करेगा ही ना, तो वो क्रेडिट करेगा, सेल्स क्रेडिट नोट बनाएगा। ठीक, ठीक है। इसमें फिर डेट डालेंगे हम, यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट मतलब जिस दिन रिसीव करेगा सेलर माल, और किससे रिसीव करा, तो यहाँ पे पीक्यूआर लिमिटेड लिखेगा, जिससे रिसीव करा पैसा। फॉर पेमेंट ऑफ, किस चीज का पेमेंट करा, कितना अमाउंट पेमेंट आया, यहाँ पे चेक, कैश, मनी ऑर्डर के थ्रू आया। मतलब ये फॉर्मेट ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड है, ये चीजें मिलेंगी। और ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा किसी कंपनी ने अपने हिसाब से डिजाइन करा हो, या अपने हिसाब से आप डिजाइन करा सकते हो। भाई आपको पैसा रिसीव करने की कुछ डिटेल बतानी है उसमें, तो जो जो डिटेल आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें चेक की बात है, चेक हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना? हम इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, आज नहीं करते। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो चेक वाला डिटेल है, बाकी डिटेल है, वो हम नेक्स्ट, एक काम करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर टूटना, ये फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे देखो, होता क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? होता है ये वो, ये एक ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी बैंक में, ये बैंक को एक ऑर्डर मिलता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा हुआ है उसको ये पेमेंट कर देना मेरे अकाउंट में से। तो ये एक क्या है? ऑर्डर है। ठीक है ना? तो ये रिटर्न ऑर्डर, और ऑर्डर होता है जो इस फॉर्मेट में होता है, इसे चेक बोलते हैं। करेक्ट है ना? अब ये चेक होते कितने तरीके के, इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है? एक होता है पेई, एक ड्रॉवर और ड्रॉई। ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई कौन कौन होते हैं? ड्रॉवर कौन होता है? जो ये चेक बना रहा है, जो बना रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, वो ड्रॉवर। ड्रॉई क्या? जिसका नाम उसमें प्रिंटेड है। पेई कौन हुआ? बैंक, जो उसे पे पे कर रहा है। करेक्ट है? इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है। एक जो बना रहा है इसे, ड्रॉवर। ड्रॉई कौन हुआ? उसका नाम प्रिंटेड है। और पे मतलब बैंक। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ चेक। अब ये टाइप्स ऑफ चेक का मतलब क्या हुआ? कितने तरीके के चेक होते हैं? एक होता है आपका बेरर चेक। बेरर चेक कौन सा चेक होता है? बेरर चेक होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, और उसने मुझे बोला कि मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है। तो मैंने कहा, "अभी मेरे पास कैश नहीं है, जितना पैसा तुम मांग रहे हो मेरे पास उतना पैसा अभी कैश नहीं है।" उसने कहा, आप चेक दे दो, मैं चेक से विड्रॉ कर लूंगा। मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा ब्रदर है। तो मेरे को इस पर ट्रस्ट है कि वो चेक को खोएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक सेल्फ लिख करके सेल्फ का चेक बनाऊंगा, सेल्फ का चेक बनाऊंगा, और वो चेक बना करके उसे दे दूंगा। उसमें वो मेरे बैंक की ब्रांच में जाएगा जहां पे मेरा खाता है, कहीं और नहीं जाएगा, उसी बैंक में जाएगा जहां पर मेरा खाता है, वहां जाएगा और उस पैसे को निकाल लेगा, कैश निकाल लेगा। तो ये बेरर चेक है। बेरर चेक इज अपेयर टू फेस ऑफ द चेक पेमेंट बाय द पर्सन स्पेसिफाई और एनी अदर पर्सन हु प्रेजेंटेड इट, मतलब जो प्रेजेंट कर रहा है उससे पेमेंट कर दो। करेक्ट है ना? ये रिस्की होता है। रिस्की क्यों है ये? क्योंकि हो सकता है वो चेक अगर किसी से गिर गया तो कोई और कैश करा लेगा। लेकिन इसलिए हम इसे किसी ऐसे बंदे को देते हैं जो हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी है। लेकिन कभी कभी ऑर्डर चेक दिया जाता है। ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है?
ऑर्डर चेक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अजय एक बंदा है, अजय मेरा ना जानने वाला है, मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, भाई नहीं है, लेकिन मेरा काफी मतलब बहुत पुराना या कभी कभार मिलने वाला दोस्त है। उसने मुझसे पैसे की हेल्प मांगी। अब मैंने बोला ठीक है, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं आपको चेक दे देता हूँ। वो क्या गया, अजय को मैं अगर मैं सेल्फ का चेक दूंगा तो रिस्क है, कल को वो कर भी सकता है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। करेक्ट है ना? तो मैं उस चेक के ऊपर उसका नाम लिख दूंगा। अकेला सेल्फ से चेक नहीं बनाऊंगा, अजय का नाम लिख दूंगा। नाम लिखने से क्या होगा, ऑर्डर बन जाएगा कि इसी को पैसे देना, किसी को भी मत। पहले पूछना उसका नाम क्या है, बैंक को मैं बोल रहा हूँ कि अब पूछना आप ये कौन है, अगर ये अजय है तभी पैसे देना। अब बैंक को कैसे पता चलेगा वो अजय है कि नहीं है? तो उससे क्या, वो कुछ आईडी मांगते हैं, बैंक कभी उससे आईडी मांगेगा, आधार कार्ड जिसमें अजय लिखा हो। तो वो क्या होगा, ऑर्डर चेक हो गया, जिसमें ऑर्डर दे रहे हैं कि इस इंसान को ही देना जिसका नाम अजय हो। अरे लेकिन ये भी एक रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि हो सकता है अजय तो दो 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 नाम के भी हो सकते हैं, और उसको मिल गया और चेक तो वो भी विड्रॉ करवा सकता है। ये भी तो एक रिस्की फैक्टर है। तो क्या होता है, एक और फैक्टर है क्रॉस चेक। अब मान लीजिए बिजनेस की बात करते हैं, मान लीजिए मेरा दिल्ली में एक बिजनेस है, और ये दोनों, इन दोनों केस में होगा क्या, अच्छा, इन दोनों केस में मेरे सेम ब्रांच में जाना होगा, मेरा सेम जहां पे मेरा खाता है ना वहीं से पैसे मिलेंगे। अगर मैंने एसबीआई में का चेक दिया है तो एसबीआई के बैंक में जाएगा जहां पे मेरा खाता है, वहां से ब्रांच में तो जा सकता है, ब्रांच में जा सकता है, लेकिन अधिकतर ब्रांच भी कभी कभी ऑब्जेक्शन दे देती है कि आप उसी ब्रांच में जाओ जहां पर आपका खाता है। वैसे तो और बाकी ब्रांच से भी मिल सकता है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा एसबीआई में। करेक्ट है ना? अब मान लीजिए इस ये वाली पॉसिबिलिटी तब नहीं हो पाती है अगर हम बिजनेस की बात करी जाए। मान लीजिए मेरे दिल्ली में कौन है, सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीदता हूँ, तो मुझे उससे पेमेंट करनी है। तो ये तो है नहीं कि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे चेक दूंगा तब वो मेरे ब्रांच में से पैसे निकालेगा और जब जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसे चेक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? चेक दे देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे बैंक से तेरे को लेना देना कुछ नहीं है, तू अपने बैंक में वो चेक लगा देना जहां पे भी तुम्हारा खाता है। मैंने एसबीआई का चेक दिया और उसको लगा कि भाई उसका खाता है पीएनबी में, तो वो पीएनबी में उस चेक को लगा देगा और मेरे बैंक से उस पैसा वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट है ना? लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक के ऊपर ऐसी दो लाइनें मारनी होगी। अगर मैं चेक के ऊपर दो लाइनें ऐसे डाल देता हूँ तो बैंक के पास मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि सर अभी ये जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है ना, उसको पैसे देने नहीं है आपको कैश, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। वो अपने खाते में कहीं पे भी लगाएगा, आप बस उसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर कर दीजिएगा पैसे। क्लियर? तो ये क्या हुआ आपका क्रॉस। एक होता है पीडीसी चेक। पीडीसी होता है पोस्ट डेटेड चेक, आगे की डेट का। अब होता क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए एक सप्लायर है और एक बायर है। अब ये कुछ सामान इसे बेचना चाहता है और ये खरीदना चाहता है। ये फ्रेश आज पहली बार इससे कुछ सामान खरीदने के लिए आया है, और इसने ऑर्डर भी बहुत बड़ा दे दिया इसे। लेकिन ये से बोल रहा है कुछ पेमेंट तो कर दो। तो इसने बोला सर पेमेंट अभी नहीं है, पेमेंट मैं आपको 15-20 दिन के बाद करूंगा। अब इससे बात करके इससे महसूस तो हो गया कि यार ये सही बंदा है, लेकिन एक ट्रस्ट आ रहा है फैक्टर कि मैं अभी अगर माल दे देता हूँ इसे, कल को इसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा मेरा। अब बिजनेस की ट्रेडिंग करनी है, करना भी चाह रहा है, ट्रस्ट भी हो रहा है कि ठीक है बंदा ठीक है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर आ रहा है। उसको रिस्क को कवर अप करने के लिए एक चीज बनाएगी पीडीसी। पीडीसी में मतलब मैं ये बोलेगा इसे कि एक काम करो सर, आप आगे की डेट का चेक कर, उसमें जो चेक के ऊपर ना डेट आगे की डाल दो, जिससे कि जब आपके पास पैसे हो जाएंगे मैं उससे चेक को लगा दूंगा। और उस चेक को उसने पर्सन ने दे दिया तो ये भी एक सिक्योर हो जाएगा कि अगर नहीं दिए पैसे तो मैं बैंक कोर्ट में दिखा करके इससे पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है। ठीक है? तो वो पीडीसी के थ्रू चेक लिया जा सकता है। एक होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक कौन सा होता है? स्टेल चेक होता है, स्टेल का मतलब होता है बासी। बासी मतलब जो पुराने चेक चेक हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेल चेक। कभी कभी किसी कंपनी में ऐसा होता है, कुछ चेक ऐसे हो जाते हैं जो पुराने हो जाते हैं, 3 महीने के, 3 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता, टाइम हो जाता है उसे, तो वो खराब हो गए। उन चेकों को अब क्या बोला जाता है, स्टील चेक। अधिकतर टाइम ये सुनाई देना दिखता है कंपनी में कि जब बोला जाता है सारे स्टील चेक लेकर आओ जरा, खराब हो गए जो चेक, तो उनको उनका डिटेल एक बना के दिखाओ कितने पूरे साल भर में हुए। तो स्टील चेक बार बार सुनने के लिए मिलेगा। तो उसके बारे में आपको पता चल चुका है। ठीक है ना? हाँ, 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती है एक चेक की, 3 महीने के बाद वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है? वो बैंक में नहीं लगता, वो ऑनर नहीं होता। चेक का डिसऑनर कब होता है चेक? भाई चेक कब नहीं, बैंक पैसे उसके कब नहीं देगा। डिसऑनर होने का मतलब है कि जब बैंक बोलेगा चेक देगा भी कोई बंदा, उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। डिसऑनर कब हो जाएगा? जब ड्रॉर बोल दे, जिसने जैसे मैं इसने चेक दिया है इसे,
अब इसने बोल दिया बैंक को कि सर पैसे मैंने चेक दे दिया किसी को गलती से, आप उसका पैसा पेमेंट रिलीज मत करना। तो ड्रॉर ने मना कर दिया। हो सकता है, हाँ ये अच्छा इनसफिशियंट, ये तो इनसफिशियंट है, ये वाला था ड्रॉर ने स्टॉप करना। इनसफिशियंट फंड, ड्रॉन के पैसे ही नहीं है, ड्रॉन के अकाउंट में पैसे है नहीं, और उसमें पैसे का चेक बना दिया। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब चेक में जो है वर्ड्स में जो नंबर लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है 1 लाख और अमाउंट लिखी है 1000, तो डिस्क्रिपेंसी है तो नहीं होगा। लैप्स ऑफ टाइम, 3 महीने का टाइम हो गया तो फिर नहीं होगा कैश। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल मना है चेक में, क्यों? क्योंकि वो डाउट क्रिएट कर दिए। अगर आपने भी ओवर राइटिंग कर दी है, तो अगर आपने करी है तो उसके ऊपर साइन करिए अपने, तभी वो जस्टिफाई होगा। नहीं तो ऐसे तो सही बात भी है कि अगर आपने कोई चीज लिख के दी है और किसी ने उसमें चेंजेस करे, तो बैंक तो ये समझेगा ना तुमने करे या किसी ने करे, तो उसे तो लगेगा कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किया गया है, तो उसे वो कैंसिल कर देगा, डिसऑनर कर देगा। ठीक है। लैप्स तो मतलब 3 महीने का टाइम, 3 महीने के टाइम तक का वैलिड है, जो भी उसमें डेट डला हुआ है 3 महीने तक की वो वैलिड है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था। इसके आगे का थोड़े से 1-2 डॉक्यूमेंट और है, उसे कंप्लीट करने के बाद हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे कल। थैंक यू।